प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों आज हम 12वीं क्लास की अर्थशास्त्र विषय के भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ आधारभूत धारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, ये 6वां इकाई के अंतर्गत आता है और इस इकाई से 1 नंबर के 1 प्रश्न, 3 नंबर के 3 प्रश्न और 6 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम इसमें से छोटे छोटे प्रश्न जो 1 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं और 6 नंबर के हैं, इसे सरल शब्दों में सीख लें। आइए जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो जो भजन फल प्राप्त होता है वह उस देश के प्रति व्यक्ति आय होती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए संबंधित वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय एवं उसकी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का होना अति आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को एक देश के लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि का सूचक माना जाता है। यह संभव है कि एक देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। बच्चों अब दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है, एक देश की घरेलू सीमा में क्या शामिल होता है। आइए जान लेते हैं एक देश की घरेलू सीमा के बारे में। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली में एक देश की घरेलू सीमा का भी महत्व है। सामान्यतः एक देश की राजनीतिक सीमाओं में स्थित भौगोलिक क्षेत्र को घरेलू सीमा कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के अंतर्गत एक देश की घरेलू सीमा में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, एक देश के राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत स्थिर भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समुद्री क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। दूसरा, एक देश के निवासियों के द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले जलयान तथा वायुयान। उदाहरण, भारत में वे जहाज जो भारत एवं अन्य देशों के बीच अथवा अन्य 2 देशों के बीच चलते हैं, तथा एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस के वे विमान जो जापान और अमेरिका के बीच यात्रियों को लाते और ले जाते हैं, वे सभी भारत की घरेलू सीमा क्षेत्र में आएंगे। तीसरा, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल एवं प्राकृतिक गैस यान, तैरते हुए प्लेटफॉर्म तथा जल सीमाओं के अंतर्गत दोहन कार्य। उदाहरण, यदि बांग्लादेश भारत को उसके गहरे समुद्र में तेल संसाधनों का दोहन का एकमात्र अधिकार दे देता है तो इस दोहन कार्य में लगे प्लेटफार्मों को भी भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। तीसरे, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान भी उस देश की घरेलू सीमा के अंग माने जाते हैं। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय प्रतिष्ठान भी भारत की घरेलू सीमा में भी शामिल है। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि एक देश की घरेलू सीमा उसकी राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र से व्यापक होती है। इसी प्रकार 6 नंबर का एक दीर्घोत्तरी प्रश्न और आता है एग्जाम में, एक देश के सामान्य निवासियों से आप क्या समझते हैं। आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली में एक देश के सामान्य निवासी की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। एक देश के सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो उस देश के में निवास करता है तथा उसकी आर्थिक हित उस देश से जुड़ा रहता है। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति एवं संस्थाएं दोनों आते हैं।
इसी प्रकार के से सामान्य निवासी में एक देश के निवासी तथा उस देश में रहने वाले गैर निवासी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति शामिल रहते हैं। उदाहरण, इंग्लैंड के मूल निवासी तथा भारतीय नागरिक जो अभी भी भारतीय पासपोर्ट पर हैं, भारत के नागरिकता रखते हैं, इंग्लैंड के सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में बसे भारतीय गैर निवासियों की आर्थिक रुचि इंग्लैंड में ही है। इसी प्रकार भारत के सामान्य निवासी में भारत में रह रहे नागरिक और भारत में रह रहे गैर निवासी दोनों शामिल हैं। लेकिन ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी होते हैं, ना कि उसे देश के निवासी होते हैं। जहाँ ये संगठन स्थापित हैं, इन संगठन के कार्यालय भारत में भी स्थित हैं। इन कार्यालयों के कार्य करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी हैं, लेकिन सामान्य निवासी के निम्न अपवाद हैं। पहला, विदेशी नागरिक जो सैर सपाट अवकाश बिताने, चिकित्सा कराने, अध्ययन, सम्मेलन, खेलकूद आदि में शामिल होने के लिए आए हैं। दूसरा, विदेशी जहाज़ों के कार्य कर्मचारी, विदेशी अस्थायी कर्मचारी, विदेशी सरकारी अधिकारी, राजदूत, विदेशी सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी जो उस देश के निवासी नहीं हैं जहां संगठन के कार्यालय स्थित हैं, तकनीशियन जो किसी देश की मशीनरी या संयंत्र स्थापित करने आए हैं। इस प्रकार इन व्यक्तियों को उस देश का निवासी माना जाता है जिसमें वे सामान्यता रहते हैं तथा जहां उनकी आर्थिक रुचि केंद्रित होती है। तीसरा प्रश्न आता है, उपभोग वस्तुएं क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती हैं। उन्हें आगे की किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा गैर टिकाऊ वस्तुएं। अधिक लंबे समय तक स्थिर बनी रहने वाली वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है तथा गैर टिकाऊ वस्तुओं का जीवन काल छोटा होता है। वे उपभोक्ता की आवश्यकताओं को अल्पकाल के लिए पूरा करते हैं, जैसे स्टेशनरी वस्तुएं, खाद्य सामग्री, साबुन, पेस्ट, सब्जी, फल इत्यादि। अब प्रश्न आता है, उत्पादक और पूंजीगत वस्तुएं क्या है? उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार उत्पादक वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप में संतुष्ट करने में सहायक होती हैं। उत्पादक वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। पहला, मध्यमवर्ती वस्तुएं, इसके अंतर्गत दूसरा है अंतिम वस्तुएं। बच्चों ध्यान रहे कि ये इंडिविजुअल प्रश्न भी 1 नंबर का आता है कि मध्यम वस्तुएं क्या है, मध्यमवर्ती वस्तुएं क्या है और अंतिम वस्तुएं क्या है। आइए जान लेते हैं मध्यमवर्ती वस्तुएं क्या है। मध्यमवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इनका उत्पादन एक फर्म द्वारा किया जाता है तथा दूसरे फर्म में बेच दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग के पश्चात अस्तित्व समाप्त हो जाता है और यह तो उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कच्चा रेशम, जूट, सनमाइका, फेविकोल, टायर ट्यूब, सीमेंट आदि। अब देखेंगे अंतिम वस्तुएं क्या है। वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास उपभोग हेतु विनियोग के उद्देश्य से बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध होती हैं, उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो, कपड़ा, फर्नीचर इत्यादि। इन वस्तुओं के उपभोग से व्यक्ति की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि होती है तथा इनकी पुनः बिक्री
नहीं की जा सकती है। अंतिम वस्तुएं उत्पादन परिसीमा से बाहर निकालकर उपभोग हेतु उपलब्ध रहती हैं। बच्चों, वीडियो लंबा हो गया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन इस अध्याय से आता है, इस यूनिट से आता है, मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को पेश करूंगी। धन्यवाद।